गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा. So comments and live chat we will turn off. Anybody anyways, like, so I have understood like what is this people are doing only. So because the attention of the people is very low, so they want to jump in between and just ask their own thing and just go away, which doesn't work. Like if you are attending a lecture, if you are attending a seminar of a, like, let's say 1 hour duration, it's not like in between you are teaching something and then you ask something like mere JEE kaise clear hoga, like something. That doesn't work only. Like it means basically those people anyways don't want to listen. So कमेंट्स और लाइव चैट को हम अभी बंद कर देंगे. इसका बहुत बड़ा लाइक रीजन या कारण है, वो ये है कि जब आप किसी गूढ़ विषय के बारे में चर्चा कर रहे हो या बता रहे हो, तो उस विषय के बात करते समय बीच में ही यदि कोई अपने स्टूपिड क्वेश्चंस या यदि कोई अपने संसार को लेके आए तो वो काम नहीं करता है. आप यदि ध्यान से सुनोगे तो आपका हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा, पर आपको यदि ध्यान से नहीं सुनना है, आपका ध्यान किधर है, आपका ध्यान अभी ये है कि हाँ यहाँ पे आके कुछ कर दिया, फिर माइंड इतनी स्पीड से घूम रहा है मन कि एक पल पे यहाँ पे है, एक पल पे यहाँ पे है, एक पल पे यहाँ पे है, एक पल पे यहाँ पे है. तो उन ह्यूमन मशीन्स को या उन मानवों को या उन मनुष्यों को एंटरटेन करने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि उससे कुछ नहीं निकलता है, सिर्फ समय बर्बाद होता है. सबसे पहले हम खाएंगे ध्यान लिंगा का प्रसाद, ध्यान लिंगा का लड्डू, और फिर हम शुरू करेंगे.
शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो शिव क्या है? क्या शिव कोई कंसेप्ट है, कोई तत्व है, कोई पदार्थ है, कोई व्यक्ति है? क्या है शिव? क्या है का सवाल जो है, व्हाट इज समथिंग, उससे पहले हमको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि किसी चीज का होना क्या होता है। क्योंकि किसी चीज का होना हमेशा उस चीज के नहीं होने से डिफाइंड होता है। हमेशा यदि कोई भी चीज है, जैसे मान लो ये है, तो ये एयरपोर्ट इस जगह में है, वो कैसे पता चल रहा है कि ये इस जगह में नहीं है, यहां पे ये नहीं है। अब इसको यदि मैं तुमको कैमरे के सामने लाके ऐसे जूम कर दूं, अब तुमको इसकी बाउंड्री नहीं दिख रही थी, तो तुमको इसका नहीं होना नहीं दिख रहा था उस टाइम पे। क्योंकि जब एक ही चीज होती है, मान लो इस पूरे कैमरे के सामने हमें इसको लगा दूं, ये एयरपोर्ट तो तब भी था, पर क्या तब वो एयरपोर्ट था कि सिर्फ एक सफेद रंग था? सो किसी चीज का होना निर्धारित ही इस बात पर होता है कि वो कहां पे नहीं है। और ये जो सत्य है वो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन से लेके हमारे अनुभव तक, हमारे भौतिक संसार के अनुभव तक हर जगह पे अप्लाई होता है। नहीं होना अपने आप में ही एक बेसिक कंडीशन है, या नहीं जिसको हम बोलते हैं, नेगेशन जिसको हम बोलते हैं किसी चीज का, उसके बिना कोई चीज हो भी नहीं सकती। यदि मैं हमेशा रहूं, हमेशा जिंदा रहूं, तो क्या मैं सही में हूं? क्योंकि वो तो फिर उसकी तो शुरुआत ही नहीं हो रही है ना उस चीज की। जैसे यहां पे इसकी शुरुआत जो है वो यहां से हो रही है, ये इसकी बाउंड्री है, और यहां पे ये अंत हो रहा है। पर यदि हर जगह यही हो, यदि हर जगह यही हो जाए,
तो तुम कैसे बताओगे कि क्या है क्या नहीं है? मैं इतना हूं, या आप मेरी बाउंड्री को निर्धारित करके मान रहे हो ना, मेरे भौतिक शरीर की जो बाउंड्री है उसको आप बोल रहे हो कि हाँ आप यहां पे शुरू हो रहे हो और यहां पे आप नहीं हो, ये आप नहीं हो। यदि मैं हर जगह होता, वो मैं नहीं होने वाली जगह होती ही नहीं। तो मेरे होने का भी कोई मतलब रहता? इसको और सिंपल शब्दों में यदि समझना हो तो जैसे कि अभी मैं मान लो एक ही साउंड अटर कर रहा हूं, अब इस साउंड के बीच में मैंने कोई गैप नहीं दिया। अभी मैं ये जो ध्वनि निकाल रहा हूं इसके बीच में मैं गैप दे दे के निकाल रहा हूं, पर जो ध्वनि कंटिन्यूअस है उसका होना और नहीं होना समान नहीं हो गया। जो साउंड आपके बैकग्राउंड में कंटिन्यूअस तरीके से चल रही है उसको देखोगे कैसे, क्योंकि उसमें तो ब्रेक ही नहीं आ रहा है। विजुअली जिस ऑब्जेक्ट जो है वो कंप्लीटली हर जगह है उसको कैसे देखोगे? समझ में आया तुम्हें? बेसिक जहां पे ये तर्क की शुरुआत है, किसी चीज का होना मतलब ए अफर्मेटिव स्टेटमेंट एंड ए नेगेशन स्टेटमेंट, इज एंड इज नॉट। अब इसके बीच का जो खेल है उसमें माया काम करती है, जिसमें ना ही मेरी साउंड पूरी कंटिन्यूअस है। यदि एक ही ध्वनि में मैं निकालता रहता, बिल्कुल कंटिन्यूअस ध्वनि 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी है, तो मैं सिर्फ 500 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी ही चला रहा हूं तुम्हारे लिए, और वो हमेशा कंटिन्यूअस है, वो कभी बंद ही नहीं होगी। तो उसको तुम देखोगे कैसे? देखने के लिए तो ब्रेक चाहिए। विजुअली भी किसी चीज को देखने के लिए उसका स्पेस के अंदर एक बाउंड्री होनी चाहिए। जैसे हम किसी कणों को देखते हैं कि ये यहां पे इलेक्ट्रॉन है, वो सेम ही है। हम कैसे देखते हैं कि वहां पे कोई कंपन हो रही है और वो कंपन उसके साथ वाले हिस्से में नहीं हो रही है। पर जब हम और सूक्ष्म तरीके से चलते रहते हैं तो हमको समझ में आता है कि ये जो होने की जो बाउंड्री है और जो नहीं होने की बाउंड्री है वो मर्ज हो रही है। अभी आप मेरे होने मतलब मेरे शब्दों में जो पॉजिटिव एलिमेंट है, जो साउंड वाइब्रेशन है, उस पे ध्यान दे रहे हैं, पर उसके बीच में जो गैप है, उसके बीच में जो साइलेंस है,
क्या उसके बगैर वो शब्द बन सकता था? पर हम सिर्फ होने पे फोकस करते हैं, नहीं होने को हम टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि नहीं होने पे फोकस किया ही नहीं जा सकता एक तरीके से। और नहीं होने वाली चीज की तरफ इशारा भी नहीं किया जा सकता, नहीं होने वाली चीज को प्रूव भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका होना ही उसका प्रूफ है। वैसे देखा जाए तो कि यहां पे ये एयरपोर्ट नहीं है इस जगह पे, और इस जगह पे है, तो इस जगह पे जैसे मैंने डिफाइन कर दिया कि है, तो यहां पे ये नहीं है। अब सबसे बड़ी जो कॉन्ट्राडिक्शन तर्क के अंदर जो आती है, जितने भी भगवान की डिबेट आती हैं, जितने भी लॉजिकल लोग उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर, कि भगवान का प्रूफ क्या है, पर वो तो बाय डेफिनेशन ही अनप्रूवेबल होगा ना। यदि भगवान बाय डेफिनेशन अनप्रूवेबल नहीं है, इसका मतलब कोई उससे भी बड़ी चीज है जो एग्जिस्ट करती है। इसको हम और भी तरीके से समझ सकते हैं ना। जैसे मान लो ये है, ये बैकग्राउंड आ गया और इसके सामने मैंने इसको रखा, तो अब बिकॉज ऑफ ये आईपैड के बैकग्राउंड की वजह से तुमको ये एयरपोर्ट दिख रहा है, पर फिर आईपैड को कैसे देखोगे? मतलब कोई बड़ी चीज ही किसी छोटी चीज को दिखा सकती है। तो लाइक वो छोटी चीज से जोड़ जोड़ के तुम बड़ी चीज का प्रमाण नहीं दे सकते। लाइक तुम समय के प्रमाण से ये प्रूव कर सकते हो कि हां ये पार्टिकल यहां से यहां मूव हुआ, पर समय का अपने आप में प्रमाण कैसे दोगे? समय का प्रमाण देने के लिए फिर उससे भी बड़ी कोई चीज चाहिए, जो आधारभूत डायमेंशन जिसको हम बोलते हैं स्पेस एंड टाइम, कि टाइम के अंदर हम किसी चीज को मेजर करते हैं। मेजर करना मतलब मापना, मापना मतलब कि एक तरीके से तो सबसे पहले होना और नहीं होना डिसाइड करना, और फिर इस होने और नहीं होने को काउंटिंग में कन्वर्ट कर देना कि ये 3 मीटर है यहां पे। ये पूरा मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है फिर। पर सबसे पहले तो उसने उसको होने और नहीं होने का प्रमाण आया। कैसे आया? क्योंकि कोई ऐसी चीज थी जो उससे बड़ी थी। अब इसको हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे कि हम जो अपने इस संसार के अंदर बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पास एविडेंस है। मान लो कोर्ट में कोई केस हुआ कि भाई ये इसने ऐसा किया, तो हम पूछेंगे कि क्या तुम्हारे पास कोई प्रत्यक्ष प्रमाण है, किसी ने देखा? तो देखने का मतलब क्या है कि मतलब कोई चीज थी, ठीक है, कि वो इंसान एग्जिस्ट करता था और बीच में ये इवेंट हुई और उसके बाद भी वो इंसान एग्जिस्ट कर रहा है, तभी उसका प्रमाण माना गया ना। मतलब वो देखने वाला उस इवेंट से बड़ा है।
समय के अंदर जो एक छोटी इकाई है, जो छोटी घटना हुई है, उसको देखने वाला समय में उससे बड़ा है घटना से। नहीं तो तुम देखोगे कैसे किसी घटना को? मान लो मनुष्य के हिसाब से कोई स्पीशीज है, कोई ऐसा जानवर है जो कि 10,000 साल तक जिंदा रहता है, बट एक मनुष्य सिर्फ 80 साल तक ही जिंदा रह सकता है। तो क्या मैं देख सकता हूं कि वो 10,000 साल तक जिंदा रहता है? नहीं देख सकता ना। मैं तो सिर्फ 80 साल में देख सकता हूं कि 80 साल तो जिंदा था, ये 10,000 उसके बाद मेरे को पता ही नहीं है, क्योंकि मैं ही मर जाऊंगा। इस बात को यदि तुम समझे कि प्रमाण और एविडेंस कौन कौन से तरीके के होते हैं और वो कैसे काम करते हैं हमारे जीवन के अंदर भी। प्रूफ जिस चीज को हम बोलते हैं कि ये चीज प्रूफ है। पर जैसे हम ऐसे बोलेंगे कि भगवान जो है वो अमर हैं, बट अमर वाली चीज को देखने के लिए तो कोई अमर वाली चीज ही देख सकती है, तो उसका प्रूफ कैसे देंगे हम? तुम बोलोगे कि तुम उसको फिजिकल में कैद करके दिखाओ, बट फिजिकल वाली तो अपने आप ही, इसकी जो एटम्स हैं वो अपने आप ही डिके हो जाएंगे, वो खुद अमर नहीं है। किसी बड़ी वस्तु को नापने का पैमाना कोई छोटी वस्तु से नहीं कर सकते। वो तुम फिर दूसरे तरीके से करते हो। जैसे एक स्केल है, एक फुटा जो होता है कि लाइक 15 सेंटीमीटर का एक है, तो उस 15 सेंटीमीटर से तुम एक्चुअली के अंदर लाइक 16 सेंटीमीटर वाली चीज नहीं नाप सकते। पर तुम करते क्या हो, फिर हम वहां पे हम मेंटल कैलकुलेशन लगा देते हैं, जो कि प्रोजेक्शन है। कि इसको रिपीट कर देते हैं, तो रिपीट करके और 15 + 15 हो जाएगा, तो ये इससे ज्यादा नाप लेगा कि ये 16 है। मार्किंग करते हो ना तुम, कि पहले 15 नाप लिया, वहां पे मार्क कर दिया, और फिर उसी को रिप्लेस करके फिर से किया और फिर उसको मार्क किया, तो वही 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा आ गया, ये 16 सेंटीमीटर है। पूरा जो मैथमेटिक्स का जो खेल है, गणित का खेल है, वो है ही इसी सिस्टम के ऊपर। यूनिट, कि एक यूनिट को मैं यदि ले लूं और उसको फिर बोल दूं कि ये इतनी सच्चाई है, या इसको कुछ भी नाम दे दूं मैं, और फिर उतने से ही नापता रहूं। जैसे यहां पे ये नापना मुझे, तो इतना नापा मैंने, इतना नापा मैंने, इतना नापा मैंने, ऐसे 3 मेरे हाथ के फुटे से ये स्क्रीन की लंबाई है या चौड़ाई है। पर वो अपने आप में कुछ सत्य नहीं है। ये सारा खेल सिर्फ मन के अंदर कंसेप्चुअली महसूस कराता है कि हां तुमको कोई चीज बस पता है नंबर के अंदर।
इसी मैथमेटिकल तंत्र की वजह से हम कहीं ना कहीं एक जानने की अवधारणा हमारे अंदर बन जाती है कि हमको पता है कि ये सूर्य जो है वो इतने बिलियन ईयर्स ओल्ड है। और फिर उसी चीज को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं उस चीज के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए जो हमेशा है। बट वहां पे चक्कर ये अटक जाता है कि तुमको इनफाइनाइट फुटेज चाहिएंगे, तुमको इनफाइनाइट घड़ियां चाहिएंगी, तो वो इन्फिनिटी का चक्कर आ जाता है वहां पे। तुमने एक चीज के रिपीटेशन में उसको एक लूप को एक इकाई मान के, एक यूनिट मान के मेजर कर लिया, पर उस चीज को कैसे मेजर करोगे जो इनफाइनाइट है? उस चीज का कैसे प्रूफ दोगे? तो यहां पे हमने दो तरीके देखे। सबसे पहला तरीका जिसके अंदर हम सिर्फ प्रत्यक्ष वाली चीज को देखते हैं, जिसके अंदर हम मेमोरी और कैलकुलेशन को यूज नहीं कर रहे हैं। तो मेमोरी और कैलकुलेशन को यूज ना करूं तो मैं ईमानदारी से अपने जीवन के अंदर सिर्फ 80 साल ही देख सकता हूं। 80 साल की बड़ी चीज को मेरे अनुभव में तो नहीं है। अनुभव के हिसाब से जाया जाए, मेरे आने से पहले कोई चीज थी या नहीं थी वो मैंने नहीं देखी, ठीक है। उसके बाद फिर दूसरा आता है प्रूफ का तरीका। दूसरा प्रूफ का तरीका आता है इन्फ्रेंस वाला प्रूफ का तरीका, जिसके अंदर तुम तर्क लगाते हो। तर्क लगाने से तुम उसका एस्टिमेट बनाते हो कि चूंकि ये वाला चीज, ये वाला प्रिंसिपल, ये वाला फॉर्मूला इस टाइम में काम कर रहा है तो ये इससे पहले भी काम कर रहा होगा और इसके बाद भी काम करेगा। ईमानदारी से यदि हम इस चीज का जवाब दें, क्या ये सूर्य कितना पुराना है, तो मैंने जितना देखा है मैं तो उतना ही बता सकता हूं कि उतना ही है। जब मैं ही मर जाऊंगा, देखने वाला ही मर जाएगा, उसके बाद ये होगा कि नहीं होगा मुझे कैसे पता? ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या है कि दूसरा तरीका मैं देखूं कि इसके सूर्य के बूढ़े होने का रेट क्या है। ये किस स्पीड से ये बूढ़ा हो रहा है, उस स्पीड से तुम एस्टिमेट कर सकते हो कि किस दिन ये पूरा बूढ़ा होके मर जाएगा। ये जो तरीका है ये इन्फ्रेंस का तरीका है, तर्क का तरीका है कि कारण तुम ढूंढते रहो कि इस चीज की वजह से ये हुआ, इस चीज की वजह से ये हुआ, इस चीज की वजह से ये होगा, तो मैं इन्फ्रेंस कर सकता हूं कि ये चीज पहले ऐसे हुई थी। वो प्रत्यक्ष नहीं है, लेकिन इसलिए प्रमाणों में सबसे पहला प्रमाण, कोर्ट जब एविडेंस देती है तो सबसे पहला होता है जो जिसने लाइव देखा है, लाइव विटनेस। क्या वो देखने वाला था कि ये हुआ, तो उसको सबसे पहला माना जाता है। फिर सेकंड आते हैं फोरेंसिक और ये सब, कि क्या हम उसको इन्फ्रेंस से प्रूव कर सकते हैं कि क्योंकि वहां पे खून का धब्बा था तो खून के धब्बे से, और वो खून का धब्बा इससे कपड़ों पर भी है, तो मैं इन दो डिस्क्रीट इवेंट्स को ज्वाइन करके और मैं एक बना सकता हूं कि ये हुआ होगा। दो तरीके। अब ये दूसरे तरीके, पहले वाले तरीके के अंदर तो हमने देख लिया। पहले वाले तरीके के अंदर तो मैं उस चीज को नाप ही नहीं सकता।
लेकिन आज के टाइम में हम दूसरे वाले तरीके को बहुत यूज करते हैं। इन्फ्रेंस बोल दो उसको, रीजनिंग बोल दो उसको, किसी चीज का कारण पता करना कि इससे ये हुआ होगा, इससे ये हुआ होगा, और ये यदि यहाँ पे खून गिरा है तो इसका मतलब खून कहीं ना कहीं किसी इंसान से तो आया ही होगा। यदि यहां पे कोई निशान है तो इसका मतलब किसी न किसी ने किया ही होगा, कोई कारण होगा उसका। अब इसमें एक श्योर चीज क्या है कि हम ये हमेशा सर्टेनिटी के अंदर हम रहते हैं कि ये चीज हुई है तो इसका उस दूसरी इवेंट से, उस दूसरी हैपनिंग से, उस दूसरी मेजरमेंट से, क्योंकि ये दोनों मेजरमेंट है, मेजरमेंट ऑफ द एक्सपीरियंस और measurement of the physical in two different places and two different times, कि ये टाइम और स्पेस में ये यहां पे है, और अब तुमने ऑब्जर्व किया, बीच वाली चीज ऑब्जर्व नहीं की तुमने, ठीक है, रुक जाओ फिर तो अलग तरीके से दिखाते हैं। पहले ये यहां पे ऑब्जर्व किया तुमने, फिर यहां पे ऑब्जर्व किया तुमने, तो तुम इसके बीच में क्या इन्फ्लुएंस लगा लोगे कि ये यहां से यहां पे आया है तो कहीं ना कहीं पाथ के थ्रू तो आया ही होगा। जबकि तुम्हारा एक ऑब्जर्वेशन ये वाली थी, एक ऑब्जर्वेशन ये वाली थी। अब इन दो ऑब्जर्वेशन के बीच का जो लिंक है, जिसको हम इन्फ्रेंस या कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन या इंटेलिजेंस, कोई भी नाम दे सकते हैं, या अंडरस्टैंडिंग, कि ये चीज ऐसे होती है। अब इसमें मेन दिक्कत कहां पे है? इसमें मेन दिक्कत यहां पे है कि तुम इसके लिए तुमको इसके रूट में जाना पड़ेगा फिर, क्योंकि तुम हमेशा एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू आंसर किए जा सकते हो कि ये चीज कैसे बनी, ये चीज इस चीज से बनी, और वो चीज कैसे बनी, ये चीज इस चीज से बनी। कि जैसे ये एयरपोर्ट कैसे बना कि ये कोई प्लास्टिक का मटेरियल था वो हमने बनाया। ये प्लास्टिक किस चीज का बना होता है? ये प्लास्टिक इस मटेरियल का बना होता है। ये कोई पॉलीमर है जिसको हम चेन रिएक्शन करा के और वो प्लास्टिक बन गया। वो किसका बना है? वो ये बेसिक एलिमेंट्स का बना है, कार्बन, नाइट्रोजन। वो किसके बने हैं? वो तुम इन्फ्रेंस की जो चेन है, जो कारण बताने की जो चेन है, अब उसको फॉलो करते जा सकते हो। और ये सब लेकिन मेंटल कैलकुलेशन में हो रहा है, ये सब कंसेप्चुअल वर्ल्ड के अंदर हो रहा है, ये सब विचारों के संसार में हो रहा है, ये थॉट एक्सपेरिमेंट ही है। क्योंकि मेरे रियल लाइफ एक्सपीरियंस में मेरे से आने से पहले क्या हुआ मैं उसका कोई प्रमाण नहीं दे सकता। मेरे आने से पहले यहां पे राम आए नहीं आए, महाभारत हुई नहीं हुई, मैं कैसे बता सकता हूं? तो हम कैसे कोशिश करते हैं बताने की? हम उसको इन्फ्रेंशियल एविडेंस से बताने की कोशिश करते हैं कि देखो ये चीज मिली है और ये चीज कैसे हो जाती वहां पे यदि वो नहीं हुआ होता तो। पर ये सारा जो है डिपेंडेंट, ये है पूरा लॉजिक या तर्क की अवधारणा के ऊपर। और उसका बेस क्या है? ये होना और नहीं होना। वो होना और नहीं होना ही तुम कैसे डिफाइन कर रहे हो? मैं कैसे पता कर रहा हूं कि इसकी बाउंड्री यहां से यहां तक है?
मैं कैसे पता कर रहा हूं कि ये एक डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट है और इसके आर पार की चीज जो है वो इससे अलग है? तो इस तर्क के हिसाब से जो हर जगह है उस चीज का प्रमाण कैसे दोगे? क्योंकि उसके तो बाउंड्री नहीं है। जिस चीज की ना आदि है ना अंत है, महादेव को क्या बोलते हैं? शिवा को अनादि अनंत। अब अनादि अनंत का प्रूफ कैसे दोगे? क्योंकि वो तो बाय डेफिनेशन अनप्रूवेबल है। जिस चीज की ना कभी शुरुआत हुई ना कभी अंत होगा, तो कैसे तुम उसको इन्फ्रेंस से भी कैसे ट्रेस करोगे, लॉजिक से भी कैसे ट्रेस करोगे? और ह्यूमन लाइव एक्सपीरियंस के अंदर तो हम ट्रेस कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमको पता है कि हम लिमिटेड बीइंग हैं। हमको पता है कि हमारा खुद का होना ही लिमिटेड है, तो मैं अनलिमिटेड किसी चीज का कैसे एविडेंस दे सकता हूं? वो तो मैं तभी बता सकता हूं जब मैं पूरे टाइम तो करूं, ताकि मैं देखता रहूं उसको कि हाँ भाई अभी भी है, अभी भी है। इस लाइक कि एक ऐसा इंसान बन जाए, लाइक तुम लोग आके आते जाओ और मरते जाएं, बट वो इंसान हमेशा जिंदा रहे और वो देखता रहे, नहीं नहीं ये इस टाइम पे भी ये चीज थी, 2010 के अंदर भी थी, 1919 90 के अंदर भी थी, 1800 के अंदर भी ये चीज थी, 1700 के अंदर भी चीज थी। तो वो अपने प्रत्यक्ष अनुभव के अंदर देख के बता रहा है कि हाँ भाई ये चीज है, मैं देखता रहा था इसको, ये हमेशा से थी। या दूसरा जो तरीका है हमारा, जिसमें हम इन्फ्रेंस के थ्रू प्रोजेक्ट करते हैं। प्रोजेक्ट करना मतलब जो जनरली हम जैसे फिजिक्स और ये सब पढ़ते हैं ना, कि कोई ऑब्जेक्ट मान लो 2 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है और वो यहां पे इस टाइम में यहां पे पहुंचा है, तो अगले 2 सेकंड में वो कहां पे पहुंच जाएगा? तो हमने देखा नहीं है, बट हम उसको सिर्फ प्रोजेक्ट करके बता सकते हैं कि यदि इस सिद्धांत के हिसाब से ये चल रहा है, तो इस सिद्धांत को मैं आगे यदि टाइम में बढ़ा दूं, समय के अंदर बढ़ा दूं, तो ये कहां तक पहुंच जाएगा? इसको बोलते हैं एक्स्ट्रापोलेशन। जैसे सिंपल वो लोग बताते हैं ना, कोई डंडी बड़ी है और कोई डंडी छोटी है, वो कैसे पता चलता है? जब तक कोई उससे छोटी डंडी नहीं होगी तब तक हम नहीं बता सकेंगे कि ये बड़ी है। और यदि उसी डंडी के सामने यदि मैं एक बड़ी डंडी रख दूं तो वो छोटी हो गई। ये सबसे सरल तरीका है रिलेटिविटी समझाने का। रिलेटिविटी इसलिए क्योंकि इन्फ्रेंस का जो मॉडल है, तर्क के हिसाब से सत्य को जानने का जो एक ढांचा है, वो हमेशा रिलेटिव ही रहेगा। वो एब्सोल्यूट ट्रुथ तक नहीं पहुंच सकता। जैसे तुम मेरा होना तो प्रूव कर सकते हो कि हाँ ये अभय हुआ था, कि यहां पे जिया, ये यहां पे पैदा हुआ था, ऐसे,
मेरा नहीं होना कैसे प्रूव करेंगे? नहीं होना तो अपने आप में नहीं होना है ना, उसको प्रूव कैसे करोगे? जो साइलेंस है उसको कैसे प्रूव करोगे? साइलेंस को ऑब्जर्व भी कैसे करोगे? यदि मैं साइलेंट बैठा रहूं तो तुम क्या ऑब्जर्व करोगे? किसी चीज के होने को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है। कोई कंपन आएगी, कोई तरंग आएगी, उसको ही तो मेजर करोगे ना, उसको ही तो ऑब्जर्व करोगे ना। साइलेंस को मेजर कैसे करोगे? या जो चीज कांस्टेंट है उसको मेजर कैसे करोगे? हम मेजर करते हैं चीजों को कि ये सन का चेंज या रेट ऑफ चेंज ऐसा है, तो हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि ये इतने बिलियन साल में मर जाएगा। फिर हम और देखते हैं कि ये हमारा जो यूनिवर्स है वो ऐसे बढ़ रहा है। जैसे पहले थ्योरी थी बिग बैंग वाली कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यूनिवर्स में एक्सपेंशन हो रहा है, तो उन्होंने रेट ऑफ चेंज को ऑब्जर्व किया, तो उसके हिसाब से उन्होंने उसका एस्टिमेट बना दिया कि रेट ऑफ चेंज यदि ये है तो ये यहां से शुरू हुआ होगा। बट जो चीज कांस्टेंट है, जिसका तुम रेट ऑफ चेंज पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो यहां पे भी समान है और यहां पे भी समान है, अब तुम क्या बताओगे कि वो बीच में क्या हुआ था वहां पे? कैसे बताओगे? कोई तरीका है किसी भी इन्फ्रेंस के तरीके से, किसी भी प्रमाण के तरीके से क्या बताया जा सकता है? जो चीज बदल ही ना रही हो। और इसी पे क्या लॉजिक आएगा लोगों का, पर सारी चीज तो बदल ही रही है, ऐसा कोई चीज है ही नहीं। पर वही तो चक्कर है, ऐसी कोई चीज नहीं है, ये तुमको कैसे पता? फिर तुम प्रूफ मांगोगे कि प्रूव करोगे ऐसी चीज है, बट प्रूव तो नहीं किया जा सकता ना, क्योंकि प्रूव करने का तो अपने आप में सिस्टम ही तर्क के हिसाब से चलता है, जिसमें तुम चेंज को ऑब्जर्व करते हो। अब मैं बोलूं कि इस पूरी जगत को महादेव की चेतना ही धारण किए हुए है, अब हम लगे दिखाओ। अब देखने के लिए बेसिकली कुछ बदलाव होना चाहिए। कैसे दिखाऊं? वो पहले भी था, वो अभी भी है, वो सेम है, बदल ही नहीं रहा वो। या तो तुम बदल जाओ, तुम यदि बदल जाओगे तो तुमको दिख जाएगा, पर तुम खुद तो कांस्टेंट होना चाहते हो। कांस्टेंट वाली चीज किसी कांस्टेंट वाली चीज को कैसे देख सकती है? देख ही नहीं सकती। बताओ, देख सकती है क्या कोई कांस्टेंट चीज कि दूसरी कांस्टेंट चीज को देख सकती है? दो दो गाड़ियां 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से साथ में चल रही है, तो क्या वो देख पाएंगी कि ये चल रही है कि नहीं चल रही है? उसका कोई प्रमाण हो सकता है? नहीं हो सकता। तो या तो तुम बदल जाओ। तुम जब बदलोगे, जो तुम्हारे ध्यान के अंदर जो बदलाव हो रहा है, तुम्हारे अंदर जो बदलाव हो रहा है, जो कि असल में तुम्हारे ध्यान का बदलाव है,
कि तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारी अवेयरनेस हर पल या पल ही उस अटेंशन की मूवमेंट की वजह से बन रहा है। एक्चुअली तुम्हारे अंदर जो समय बन रहा है वो कैसे बन रहा है? उस ध्यान की गति की वजह से। इसलिए जब ध्यान की गति ज्यादा होती है तो कभी कभी ऐसे लगता है कि साल बीत गया, कभी कभी ऐसे लगता है कि यार ये 1 घंटा नहीं निकल रहा। तो या तो तुम अपने बदलाव को देखना सीख लो, तो भी हम तुमको बता सकते हैं प्रमाण करके कि ये चीज है। पर तुम चाहते हो तुम कांस्टेंट हो, और तुम कांस्टेंट होके किसी कांस्टेंट चीज को देख लो, ये तो तर्क के हिसाब से हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। रिलेटिव चेंज को ही ऑब्जर्व किया जा सकता है ना। तो जो शिव हैं, जो हमेशा शून्य है, जो कि उनका मतलब ही वही है कि वो शून्य है, तो शून्य इसलिए है क्योंकि उसमें कोई बदलाव होता ही नहीं है, वो हमेशा एक ही रहते हैं। अब उनके एग्जिस्टेंस का प्रमाण कैसे दे हम? उसके लिए तो उनको होना पड़ेगा ना। पर वो उस स्थिति में है कि जहां पे होना और नहीं होना एक ही बात है, क्योंकि हर जगह वही है। जो चीज हर जगह है, जैसे धरती का तुमको किनारा नहीं मिला कि इसकी एज कहां पे है, तो तुमको कैसे पता चलेगा कि धरती इतनी है? अभी तक जैसे हमको पूरे हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसका किनारा नहीं मिला है, तो हमको क्या सही में पता है कि किनारा है? नहीं भी हो सकता। इस पूरे मानव अनुभव के अंदर यदि तुम उस कांस्टेंट चीज को समझ जाओगे कि जो हमेशा कांस्टेंट है, तो तुम समझ जाओगे कि शिव कहां पे है। चेंज वाली चीज नहीं जो बदल रही है, क्योंकि बदल रही चीज तो वैसे भी शिव नहीं हो सकती। समझे ना? क्योंकि बदलने वाली चीज कभी भी हमेशा समय और स्थान, टाइम एंड स्पेस में डिफाइंड हो जाएगी। यदि तुमको अनादि अनंत चीज पर पहुंचना है, अनादि अनंत तत्व तक पहुंचना है, तो तुमको उस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, उस चीज पे ध्यान लगाना पड़ेगा जो बदल नहीं रही है। और उस चीज को जानना, यदि तुम सोचोगे कि मैं छोटे छोटे बदलावों को इकट्ठा करके और उस चीज तक पहुंच जाऊं जो बदल नहीं रही है, वो भी मिथ्या है, वो नहीं हो सकता। छोटे छोटे बदलाव को देख के तुम ये तो देख सकते हो कि ये नहीं है वो सत्य है, पर सत्य क्या है वो नहीं देख पाओगे। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो छोटे छोटे बदलाव हैं। भाषा के अंदर तुम छोटे छोटे बदलावों को महसूस कर रहे हो, ध्वनि के उतार चढ़ावों को तुम महसूस करके उसको शब्द बना के और उसका अर्थ निकाल रहे हो। पर जो बीच में ये जो साइलेंस है, उसको कैसे देखोगे?
क्योंकि किसी चीज का होना प्रूव किया जा सकता है, किसी चीज का नहीं होना तो प्रूव नहीं किया जा सकता। और महादेव जो है, जो शिव जो है, शून्य जो है, वो वही चीज है जो नहीं है। उसका प्रूफ तो इम्पॉसिबल है। तो शिव तत्व के अंदर क्या है, शिव तर्क के अंदर क्या है, शिव शिव लॉजिक के अंदर क्या है, शिव हमारे आम जीवन जो हम जी रहे हैं उसके अंदर क्या है, ये हमने विस्तृत रूप से इसकी चर्चा की। बहुत डिटेल्ड फॉर्म में हमने इसको समझने की कोशिश की, बहुत सारे एग्जाम्पल से। अब इसी तर्क को तुम दूसरी चीज पे लगाओ कि क्या कोई व्यक्ति शिव हो सकता है क्या। अब व्यक्ति शिव होने के लिए क्या कंडीशन लगेगी कि वो जो चेंज है उस चेंज से अपने आप को आइडेंटिफाई ना करे। मतलब वो चेंज में ये ना बोले कि ये मैं हूं। क्योंकि यहां पे अब व्यक्ति आ गया, व्यक्ति आ गया मतलब हमारी पर्सनल कॉन्शियसनेस आ गई। तो पर्सनल कॉन्शियसनेस को मिक्स करना पड़ेगा। अब पहले हमने ऑब्जेक्टिवली डिस्कस किया उसको, सत्य को। अब हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिक्स कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं ना तुम्हारे, और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या होता है कि जिसका कोई एक पर्टिकुलर वो नहीं है जवाब, उसके जवाब बहुत सारे हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव का क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव में भाई एक ही जवाब है, इसका आंसर -1 है या +1 है, इनमें से एक ही होगा। और सब्जेक्टिव का कैसे होता है कि जैसे ऐसे लिखना है, तो इसका जरूरी नहीं है कि यही जवाब हो, तुम अपनी तरीके से भी लिख सकते हो। तो यदि वो सत्य है जो ऑब्जेक्टिव तरीके से हमने समझा है, शून्य का सत्य है या भगवान का सत्य है, वो यदि व्यक्ति रूप में आए तो उसका बिहेवियर कैसे होगा। अब तुमने तर्क के हिसाब से समझ लिया है कि उसको वो सारी कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेंगी। वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन यही है कि वो बदलाव से अपने आप को जोड़े ना, या वो कर्म, क्या कौन सा कर्म हो रहा है इससे अपने आप को ना जोड़े। क्योंकि यदि वो कौन सा कर्म वो कर रहा है इससे यदि वो अपने आप को जोड़ेगा तो वो कांस्टेंट नहीं है। तो जब तुम महादेव की शिव पुराण या कैसे तुम देखते हो सीरियल या तुम पढ़ते हो, तो तुमको क्या दिखता है कि वो उनके जीवन में भी दिखा कि उनको जीवन और मृत्यु समान ही लगती हैं। वो उसमें अंतर नहीं करते कि मैं किसी को मार रहा हूं कि किसी को जन्म दे रहा हूं। क्योंकि यदि उसको अंतर होगा, इसका मतलब कि वो ये समझा ही नहीं है कि ये सब खेल माया है। एक चॉइसलेस एग्जिस्टेंस। सब्जेक्टिव रूप में यदि हम इसको सूत्र में समझेंगे तो जिस चीज के पास विकल्प होते हैं, मतलब वो बदल सकती है। जिस चीज के पास विकल्प ही नहीं है, और वैसे वाला यदि चेतना एक शरीर के अंदर आए और व्यक्ति के रूप में इस ब्रह्मांड में आके जी के जाए, तो हम कैसे देख पाएंगे उसको? जो निर्विकल्प हो। निर्विकल्प मतलब कि उसको किसी भी सिचुएशन से कोई दिक्कत नहीं है। और किसी भी सिचुएशन मतलब किसी भी सिचुएशन, वो एब्सोल्यूट होना चाहिए
ऐसा नहीं कि हाँ यदि कोई एक बुरी चीज हो रही है तो वो बोले कि नहीं नहीं ये तो गलत है, और कोई अच्छी चीज हो रही है तो वो सोचे कि हाँ ये तो ठीक है। नहीं, उसके लिए वो बुरी और अच्छी दोनों चीजें ही बराबर होनी चाहिए, नहीं तो वो नहीं हो सकता। हमने ऑब्जेक्टिवली समझ लिया ना, यदि उसके लिए वो बराबर नहीं है इसका मतलब कि वो शिव नहीं हो सकता, वो शंकर नहीं हो सकते, वो भगवान नहीं हो सकते। क्योंकि जो दो चीजों में भेद करेगा वो कभी भी अद्वैत नहीं हो सकता। और दो चीजों में भेद मतलब किसी भी दो चीजों में भेद, और सबसे पहला भेद तो यहीं पे चालू होता है कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, जो हमने पहले डिस्कस किया ऑब्जेक्टिवली। सही रास्ता कौन सा है, गलत रास्ता कौन सा है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और ये तुमने महादेव के जीवन में भी पूरा देखा कि वो तामसिक भी हैं, राजसिक भी हैं और सात्विक भी हैं। क्योंकि जो ये सारे गुणों को मास्टर नहीं करेगा, जो इन सभी गुणों से ऊपर नहीं उठेगा, तो वो कहीं ना कहीं उस चेतना की अवस्था पे तो नहीं है जिसको हम बोल सके कि ये कांस्टेंट है, कि ये स्थिर है। ये जो ऊपर जो खेल हो रहा है उससे इसको कोई मतलब नहीं है। और मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक एक ही साइड हो वो वो दोनों साइड मतलब नहीं होगा। कि यदि लोग मुझे गाली दे रहे हैं तो भी मुझे मतलब नहीं है, यदि लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं तो भी मुझे मतलब नहीं है। ना मुझे किसी का अप्रूवल वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ना मुझे किसी का डिसमिस करने वाला सर्टिफिकेट चाहिए। दोनों स्थिति में सेम होना चाहिए। ना मेरे को ऐसा है कि ये कर्म मैं नहीं कर सकता और ऐसा है कि ये कर्म मैं करूंगा। जो भी कर्म ये मशीन अपने आप कराए और वो होता जाए। क्योंकि यदि तुम कर्मों में भेद कर रहे हो फिर से कि ये वाली चीज और ये वाली चीज तो अलग है, तो फिर से महादेव कैसे हुए? फिर तुम वो शून्य का सत्य कैसे हुए? तो वो शून्य का सत्य किसी व्यक्ति ने अपने जीवन में पूरा उतार के अपना जीवन जिया है। इसका प्रमाण कैसे करोगे तुम? इसका प्रमाण तुम इन्हीं वस्तुओं से कर सकते हो कि क्या वो भेद कर रहा है। और वो भेद करना, उसको बाहर से जज करना कि इसने इस चीज में तो ऐसा बोला, इसने उस चीज में ऐसा बोला, वैसे देखोगे तो फंस जाओगे। क्योंकि वही शिव है जो असुरों को और देवताओं को बराबर वरदान देते हैं, जो बाद में जाके असुरों को लाइक बैंड भी बजाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। तो तुम ऐसे देखोगे कि लाइक कि वो समानता कहीं ना कहीं कर्मों के अंदर समानता से दिखेगी, नहीं उससे नहीं दिखेगी वो। सबसे ज्यादा शांत भी वही हैं और सबसे ज्यादा तांडव करने वाले भी वही हैं, क्योंकि उनको दोनों स्थितियों में कोई अंतर नहीं दिखता है। तो शिव क्या कोई व्यक्ति है? तो यदि शिव व्यक्ति होंगे तो कैसे होंगे, हमने वो जान लिया। ठीक है जो अपना जीवन दोनों कॉन्ट्राडिक्शंस को जीवन के साथ में लेके चल सकता है, वही इंसान ये तुम बोल सकते हो कि वो अपने जीवन में भी शिव ही था, वो व्यक्ति रूप में भी शिव ही था। जो होने और नहीं होने का ये जो खेल है उसको साथ में लेके जीवन जी रहा हो।
तो शिव क्या है? क्या वो तत्व हैं? क्या वो व्यक्ति हैं? इन तीनों प्रश्नों पर हमने गहराई से देखा। और जो भी चीज हमने ये ऑब्जेक्टिवली डिस्कस की है, वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, वो हमारे जीवन के अंदर भी लागू होता है। कि कोई कम पढ़ा हुआ इंसान ऐसे किसी नोबेल प्राइज वाले मैथमेटिक्स के पेपर को देख के बोले कि ये क्या है, ये तो पागलपन है, तो वो पागलपन है कि नहीं है, वो समझना के लिए तुमको सबसे पहले उस समझ तक पहुंचना पड़ेगा। तो जब हम पर्सनल एक्सपीरियंस की बात आती है, तो जब तक तुम उस चेतना तक नहीं पहुंचोगे, तब तक तुम बता ही नहीं सकते कि ये चीज सही में कैसी है। सिर्फ शिव ही शिव को देख सकते हैं, मतलब। क्योंकि कोई दूसरी चीज बोलेगी कि मैंने शिव को देख लिया है, जैसे कि वो कहानी है जिसमें विष्णु और ब्रह्मा शिव का अंत ढूंढने निकले थे। बोला कि देखो इनकी शुरुआत कहां से, इनका अंत कहां से है। वो उनको ना शुरुआत मिली ना अंत मिला, क्योंकि एक लिमिटेड जो एग्जिस्टेंस है वो अनलिमिटेड चीज को नहीं नाप सकती, तो वो नहीं नाप पाए उसको। ये हमारे जीवन में भी हर पल ये चलता रहता है। हम किसी दूसरा इंसान जो कोई बात बोल रहा है, वो हमसे ज्यादा समझदारी की बात बोल रहा है कि हमसे कम समझदारी की बात बोल रहा है, उसका आचरण हमसे ज्यादा अच्छा है कि हमसे खराब है, वो हमको दोनों ही स्थितियों में पता नहीं होता है। हो सकता है कि वो खराब भी हो, मतलब तुम सिर्फ चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हो बेसिकली, कि तुम्हारे में और उसमें अंतर है, तुम ये ऑब्जर्व कर रहे हो। पर वो अंतर जो है वो पॉजिटिव अंतर है कि नेगेटिव अंतर है, वो अब तुम्हारे देखने के तरीके से डिटरमाइन हो जाता है। तुम देख किस तरीके से रहे हो, कि क्या मेरे में और किसी दूसरे के सोचने के तरीके में अंतर है, बट क्या उसका तरीका बेहतर तरीका है कि मेरे से खराब तरीका है, अब ये पता करना इम्पॉसिबल है। बट जिस तरीके से मैं उसको देखना चाहूंगा उसके हिसाब से मैं प्लॉट कर लूंगा। तो ये जितने भी ऑब्जेक्टिव ट्रूथ जो हमने समझे, ये हम अपने जीवन में भी इस्तेमाल करते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं हम। और उस चीज का असली निष्कर्ष कैसे निकलेगा, असली कंक्लूजन कैसे निकलेगा? तभी निकल सकता है कि जब मैं उस लेवल की इंटेलिजेंस पे या उस लेवल की कॉन्शियसनेस पे जाके देखूं कि हाँ क्या ये सत्य है, तभी मैं बता सकता हूं कि ये मेरे से ऊपर था कि नीचे था। मान लो कोई साधु है या कोई और है, कोई भी ज्ञानी इंसान है और कोई बात बोल रहा है, अब उसकी बात सही में कितनी सत्य है कितनी असत्य है, ये तो उसके लेवल पे पहुंचने के बाद ही पता चल सकता है। अब मैं उसको ऊपर भी मान सकता हूं कि ये बात एक्चुअली में मुझे समझ में नहीं आई है, पर ये ज्यादा सत्य है मेरे से, बट वो भी मानना ही है। और मैं नीचे भी मान सकता हूं कि नहीं नहीं, इनको क्या पता है दुनिया के बारे में, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। वो दोनों मेरे माइंडसेट के हिसाब से मैं करता हूं।
मेरा मन का तंत्र किस तरीके से वायर हुआ है, उसके तरीके से मैं सोचूंगा कि ये इंसान पागल है या जीनियस है। तो ये रिलेटिव ट्रुथ जो होता है, वो रिलेटिव ट्रुथ दोनों साइड हो सकता है, क्योंकि हम सिर्फ चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सिर्फ भिन्नता को ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम सिर्फ ये चीज देख रहे हैं कि उसका सोचने का तरीका और मेरे जीवन में मेरा सोचने का तरीका अलग है। पर वो अलग बेहतर दिशा में है कि खराब दिशा में है, वो हमको कभी पता नहीं चलता है जब तक हम उस जगह पे जाके देखे नहीं कि हाँ इसको कैसे दिख रहा है संसार। हर हर महादेव। इस लाइव को यहीं पे अंत करेंगे। वी लैंड इट हियर।